नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। आज जो हमारे मेहमान हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो खास हैं। वो क्यों खास हैं वो हम उनसे बातचीत में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर विनय सोनी सीनियर फैमिली फिजिशियन हैं और आप जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं। आपको करीब 38 वर्षों का अनुभव है। आप सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से एमडी जनरल मेडिसिन है। आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं। आप अब तक करीब 100 से अधिक हेल्थ कैंप्स और 30 से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित कर चुके हैं। इसके लिए आपको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की जल्दी पहचान और इसकी जागरूकता के लिए भी काम करते हैं। डॉक्टर साहब, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम अब तक फिजिशियन से बात करते आए हैं। इस बार हमने बुलाया आपको तो आपने कहा मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। तो फिजिशियन और फैमिली फिजिशियन क्या कोई बहुत फ़र्क है इनमें? जी हाँ, देखिए क्या है कि अगर हम पुराने टाइम पे देखें तो एक चिकित्सक होता था, वो पूरी बॉडी को देखा करता था और पूरी फैमिली उनके पास जाती थी, विश्वास के साथ जाती थी और वो चिकित्सक उस परिवार को एज अ होल पूरी यूनिट उसको देखता था और उसको समझ में रहती थी कि इनके पारिवारिक बीमारी क्या है, इनके बारे में एक दफ़े उसने देख लिया, बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और बुजुर्ग होने तक वो उसकी देखभाल करता है, तो उसको पूरी चीज़ उसकी समझ में होती है। इसलिए एक फैमिली फिजिशियन की अनिवार्यता वो उसकी जानकारी एक फिजिशियन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि साहब आजकल एक सुपर स्पेशलिटी का ज़माना भी बहुत तेज़ी से आ रहा है। मरीज के सीने में दर्द हुआ, सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। पेशाब में तकलीफ हुई तो यूरोलॉजिस्ट के पास चला गया। सर में दर्द हो रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला गया। हमको अगर हमारे पास में फैमिली फिजिशियन होता है तो उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है, वो ये देखता है कि सीने में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एसिडिटी से भी हो सकता है, किसी चोट की वजह से भी हो सकता है, खांसी की वजह से भी हो सकता है, हार्ट की वजह से भी हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे रोल है एक फैमिली फिजिशियन का। तो चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज से ही जुड़ा है। नीतू शर्मा बीकानेर से पूछ रही हैं, मेरे पापा 58 वर्ष जिनकी उम्र है, किडनियाँ शुगर के कारण ख़राब हो गई हैं, इसके लिए डायलिसिस कराते हैं, क्या इसका इलाज संभव है? क्रिएटिनिन और ब्लड शुगर की मात्रा अधिक रहती है। देखिए आपका सवाल में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। आप डायलिसिस कौन सा करा रहे हैं? एक तो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, एक होता है हीमोडायलिसिस, पानी का होता है, एक खून से होता है। आप कौन सा करा रहे हैं ये इसमें साफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मरीज डायलिसिस पे होते हैं उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। नियमित रूप से आप ब्लड प्रेशर की और शुगर की जांच कराते रहें। अगर आप डायलिसिस पे हैं तो डायलिसिस के बाद आपका क्रिएटिनिन कितना रहता है, पोटेशियम कितना रहता है, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कि डायलिसिस पे बहुत बरसों तक चलते रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हीमोडायलिसिस हो रहा है तो एक और भी स्कोप रहता है। आपके पिताजी की उम्र सिर्फ 58 वर्ष है, आपको विचार करना चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी। हमारा जो अगला सवाल है वो एक बच्चे से संबंधित है। दर्शक है, उन्होंने पूछ रहे हैं कि मेरे 5 साल का बच्चा है जिसे डायबिटीज़ की शिकायत है, इसके लिए कोई इलाज बताइए। ओह, देखिए इसको बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 1, जो कि बेसिकली जो हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनती है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता और वो ही इस शुगर को कंट्रोल करने के में मददगार होती है। अब आपके बच्चे के 5 साल के बच्चे के अगर शुगर हुई है तो सबसे पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है आपको कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। इससे आप डरें नहीं। आजकल इंसुलिन बहुत अच्छे तरीके की आ गई है, बहुत महंगी भी नहीं है, जो कि सरकार की तरफ से भी इसमें आपको मदद दी जा सकती है, आप मालूम कीजिएगा। और लेकिन आपके बच्चे को आज की तारीख तक जितनी भी रिसर्च हुई हैं उसके हिसाब से ताउम्र उसको इंसुलिन पे ही रहना पड़ेगा। अभी इस पे काफ़ी काम हो रहा है, स्टेम सेल्स के ऊपर भी काम हो रहा है,
हमें पूरा विश्वास है कि जैसे स्टेम सेल्स काम करने लगेंगे, इंसुलिन पैनक्रियाज से रीजनरेट होने लगेगी, तब आपको शायद इससे छुटकारा मिल सके। लेकिन आज की तारीख में इंसुलिन से ही इसको नियंत्रित किया जा सकता है। समय समय पे शुगर की जांच करते रहें। शुगर की मात्राएं आपको मालूम होगी कि खाली पेट के करीब 100 और 110 के करीब रहनी चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद 160 तक भी रख सकते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो इस बच्चे के साथ जितने भी डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। शशांक मिश्रा जी हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। वो कह रहे हैं कि शुगर को कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में बताइए। आज के समय में जब हम ये बातें करने लगे हैं कि दुनिया हमको इस नज़र से देख रही है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान डायबिटीज़ का राजधानी हो जाएगी, कैपिटल के रूप में देख रहे हैं, उसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि हमको अवेयरनेस कैसे हो। इसमें न तो कोई सर में दर्द होता है, न कोई पेट में दर्द होता है, कोई लक्षण इसके तब तक नहीं आते हैं जब तक कि कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो जाते। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम इसको समय समय पे जांच करके और देखते रहें कि हमारे शुगर के लेवल्स एक सीमित मात्रा में है या नहीं है। अगर नहीं है तो दवा की डोज हमको बढ़ानी पड़ती है। और उसका एक ही तरीका है कि हम शुगर को हर 5 से 7 दिन में चेक करें। खाली पेट की करें, खाना खाने के 2 घंटे बाद की करें, और दवा भी लेते रहें बराबर। ऐसा नहीं हो कि साहब आपने दवाई ली, शुगर कंट्रोल आ गई, आपने दवाई बंद कर दी कि साहब अब मेरी शुगर कंट्रोल आ गई। कोई भी दवाई 24 घंटे से ज़्यादा असर नहीं करती है। और दूसरा खान पान, आपका रहन सहन, लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहलाती है। हमारा खान पान, हमारा वर्कआउट बहुत कम हो गया है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। खाने पीने में हमको कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है, शुगर नहीं खानी होती है, और इसके अलावा कैलोरीज पे भी इनटेक पे नियंत्रण रखना पड़ता है। इसके साथ में दवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ एलोपैथी में ही है, हर पैथी में इलाज मौजूद है, लेकिन हमको उसकी डोज एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमको शुगर लेवल्स चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान तरीका है शुगर चेक करने का। आजकल मशीन आती है, आप अपने घर में रखें, एक ड्रॉप ब्लड से 5 सेकंड में आपको शुगर के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कहीं नहीं जाना आपको, और शुगर आप चेक करते रहेंगे, बराबर कंट्रोल रहेगी तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो चलिए, डायबिटीज़ में केवल दवा के सहारे न रहें, परहेज और खान पान का संतुलन ये भी बहुत ज़रूरी है, और व्यायाम तो ज़रूर ही करें। अगला जो सवाल है वो है संजीत, इनकी उम्र है 29 वर्ष, श्री करणपुर से। मुझे 4 साल से हाइपरटेंशन की समस्या है, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, कभी कभी बीपी बढ़ जाता है। इसके लिए पैक्सैप 12.5 व ओलमिन 40 खा रहा हूँ, फिर भी ब्लड प्रेशर 160, 100 और 100 हो जाता है। आपने अपना वजन नहीं बताया है, हो सकता है कि आपके थोड़ा वजन भी ज़्यादा हो। और क्या आप नियमित रूप से दवा ले रहे हैं? अगर नियमित रूप से दवा लेने के बावजूद भी 160 और 100 रहता है तो अपने चिकित्सक को दिखा के अब इसमें दवाई की मात्रा बढ़वानी पड़ेगी। हमारा जो अगला सवाल है वो एक दर्शक है, वो कह रहे हैं मेरे मुंह में सुबह सुबह थूक जम जाता है, ऐसा क्या करें कि मुंह साफ रहे? आपने अपनी उम्र नहीं बताई। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। मुंह में थूक जमने के दांतों की खराबी, दांतों में कीड़ा लग जाना, मुंह में इन्फेक्शन रहना, अपच की शिकायत होना, पानी कम पीना, इन सब से भी ऐसा हो जाता है। ख़ास तौर से ध्यान रखें, ब्रश अच्छे से करें, खाना खाने के बाद ज़रूर से ब्रश करें, पानी की मात्रा बढ़ाएं, और अपच की शिकायत हो तो पाचन शक्ति ठीक करने के लिए अपने चिकित्सक को दिखा के दवा लें। इसलिए हम दर्शकों से भी बार बार आग्रह करते हैं कि आप बीमारी और अपने बारे में समस्त जानकारी हमें लिख के भेजें, तो आपको एक्सपर्ट से जवाब पाने में आसानी रहेगी। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारे सवाल जवाब जारी रहेंगे।